सभी को। बेटा अपन आगे आज टेस्ट पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट अपन ने 7/4/23 का 7/4/24 का शायद 41 से 60 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जो आज हम आगे बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 61 से बात कर। देखिए इस तरह के आजकल क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जामिनर पूछता है और हाल में जो आपने सेकेंड ग्रेड 2022-23 का पेपर दिया था उसके अंदर भी बेसिक मीडियम में इक्वेशन को बैलेंस करना आया था। अब यहाँ पर तो इस इक्वेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मुझे ये कह रहा है कि आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है, ना मुझे ये कह रहा है कि बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो यहाँ तो मुझसे सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है ऑक्सैलिक एसिड की और पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी मुझे एसिडिक या बेसिक मीडियम नहीं दे रखा, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तब तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ऑप्शंस की मदद लें और आप ऑप्शंस में देखें कि हमारा क्या आंसर सेट हो गया क्या। जैसे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मोटी मोटी बात एक तो अपने दिमाग में ये रखें, जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाद में बैलेंस की, पहले अन्य परमाणुओं को बैलेंस कर। जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है 2 कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करेंगे हम, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाद में करेंगे। तो इधर 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन आने चाहिए, यानी ये क्लियर हो गया कि वाई का मान तो 2 ही होगा। तो ये पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां तो वाई 1 है। अब मेरे पास ये चीजें रह गई। अब आप ये देखें मैं यहाँ एक्स क्या लगाऊं और जेड क्या लगाऊं ताकि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये तो क्लियर है कि वाई तो 2 आएगा। अगर मैं यहाँ एक्स बराबर क्या लगाता हूँ, एक ही लगाता हूँ और जेड बराबर अगर मैं 2 लगाता हूँ तो देखता हूँ क्या मेरी इक्वेशन बैलेंस हुई। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। तो इधर मेरे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। कार्बन तो हमारा पहले ही बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो टोटल 6 हो गए। तो 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ये मेरा आंसर क्या बैलेंस हो। थर्ड इक्वेशन से बैलेंस नहीं हो रहा होगा। देखो कैसे, थर्ड आंसर क्यों नहीं हुआ सर। अगर मैं यहाँ H2C2O4 अगर मैं यहाँ x बराबर 2 लगा देता, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ 2 लगा देता और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो 2 ही रखता और ये H2O 1 रख लेता, तो देखो बैलेंस नहीं होता, इक्वेशन बैलेंस नहीं होता। करके देख लो, कार्बन तो बैलेंस हो रहे हैं 2 2, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2, 2 दूनी 4 और 2 6, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, इसीलिए आंसर थर्ड नहीं रहा। इसीलिए इसका आंसर क्या। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इस साल आपसे सेकंड ग्रेड में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। यहां आपको एक इक्वेशन दे रहा है, एक रिडॉक्स रिएक्शन दे रहा है और वो आपसे कह रहा है कि इसको बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना। सर कैसे पता चला बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। बेसिक तो देखो जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो पूछ रहा है कि वाई क्या आएगा, जेड क्या है। तो जब भी जैसे ये सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है कि बेसिक मीडियम में इस इक्वेशन को बैलेंस करना, तो जब भी किसी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो बेस, एसिड और वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ शेष इक्वेशन के 2 पार्ट कर। यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैसे, जो आपका I2 है ये एक्स अपने आप आ जाएगा, ये जो I2 है ये कन्वर्ट हो रहा है IO3 माइनस। ध्यान से देखेंगे तो ये ऑक्सीडेशन। सर ऑक्सीडेशन कैसे है, इस आयोडीन पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा और यहां निकालोगे तो +5, तो 0 से +5 ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन क्या। और दूसरी जो इक्वेशन बन रही है वो आपको पता लग रहा है I2 किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, I-, ये रिडक्शन है क्योंकि इस आयोडीन पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ ऑक्सीडेशन है -1 और ऑक्सीकरण अंक में कमी आना रिडक्शन। तो ये सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या है 2 पार्ट में बांट लो। ये वाली इक्वेशन हमारी आसान रहेगी तो पहले इसको बैलेंस कर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते हैं, पहले अन्य परमाणुओं को बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ 2 आयोडीन है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दोगे तो दोनों तरफ 2 2 आयोडीन हो गए। हाँ चार्ज बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, एक I पर -1, दूसरे I पर भी -1, तो यहाँ -2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला पोर्शन आपका बैलेंस। अब इधर आ जाओ, इधर I2 IO3 माइनस लिखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस, पहले अन्य परमाणुओं को बैलेंस करो। इधर 2 आयोडीन है तो उसको बैलेंस करने,
आयोडीन बैलेंस हो गया। अब आपको ऑक्सीजन जो बैलेंस करना है वो हमेशा जल के अणुओं से बैलेंस हो। इधर 3 ऑक्सीजन है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 6 जल के अणु। भाई 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 6 जल के अणु। अब ऑक्सीजन तो आपकी बैलेंस हो गई लेकिन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन जल से संतुष्ट हो। जैसे यहाँ 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 12 जल के अणु जोड़ोगे और जिधर आपने जल के अणु जोड़े हैं उसके विपरीत आप बेसिक मीडियम उतना ही OH आएंगे। तो मेरी कुल मिलाकर ये इक्वेशन इस तरह, यहां तक I2 प्लस 12OH माइनस 2IO3 माइनस, और ये इधर चला जाएगा तो 6 जल के अणु। यहां तक आपके समझ। अब परमाणु बैलेंस हो गए, ध्यान से देखोगे तो 2 आयोडीन, 12 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6 और 6 12, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए 12 और इधर भी 12। अभी चार्ज बैलेंस नहीं, इधर नेगेटिव का 12 है और इधर नेगेटिव का 2 है क्योंकि एक IO3 पर -1, दूसरे पर भी -1, तो इधर -12 तो इधर भी -12 करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 10 से इधर 10 जोड़ो ताकि इधर भी -12 हो जाए और इधर भी माइनस। अब ये मेरी दोनों इक्वेशंस क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब इनसे ओवरऑल मुझे रिएक्शन बनानी है। तो अब आपको क्या करना है कि ये वाली जो इक्वेशन है, ऊपर वाली इक्वेशन, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या हुआ, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 5 I2 और 10 I माइनस। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ो तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि पक्षांतरण करोगे तो ये प्लस का माइनस हो जाए। अब आपके पास I2 कितने हो गए, 5 I2 और 1 I2 कितना हो गया, OH आयन आपके पास कितने हैं, 12, है ना। I2 6 I2 12 OH आयन, इधर क्या हो गया आपके पास 2 IO3 माइनस 10 I माइनस और 6 जल के अणु। ये जो मेरी इक्वेशन बनी ये फाइनली बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन को और भी सिंपल रेशियो में आप चेंज कर लीजिए आगे चल। तो मैं इस पूरी की पूरी इक्वेशन में 2 का अगर भाग लगाऊं तो ये हो जाएगा 3 6 OH माइनस IO3 माइनस 5 I माइनस और 3 जल के। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप अपनी इक्वेशन को देख लो, आपका आंसर आ जाए। क्या पूछा था उसने, पूछा था I2 कितने होंगे, तो मुझे इस इक्वेशन को देखकर पता चल रहा है I2 3 होंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका I2 5 दे रखा है, या तो आंसर ये होगा या ये होगा, ये हो नहीं सकता। अब मुझे OH आयन देखने हैं कितने हैं मेरे पास, OH आयन 6 आए, तो ये तो हो नहीं सकता, तो मेरा आंसर ये। I माइनस पूछ रहा है कितने आएंगे, तो आपको दिख रहा है I माइनस 5, इसीलिए इसका हट रहा। उम्मीद करता हूं ये इक्वेशन आप सबके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वही बात है, लिखा हुआ है कि यहां मुझे पता चल रहा है यहां तो कोई मीडियम नहीं है, लेकिन यहां पता चल रहा है बेसिक मीडियम है, इसका मतलब इक्वेशन संतुलित। बेसिक मीडियम या किसी भी मीडियम में जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स और बेस को एक बार हटा दो, या आगे चलकर अपने आप बैलेंस हो जाए। अब इस इक्वेशन के 2 पार्ट है, दिख रहा है एक के अंदर तो I माइनस कन्वर्ट हो रहा है I2 में, और दूसरा आपको पता चल रहा है MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO। ये इक्वेशन बैलेंस करेंगे, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं, इधर आयोडीन है तो इधर 2 लगा देंगे, इधर एक आयोडीन पर -1, दूसरे आयोडीन पर भी -1, तो इधर -2 है तो इधर +2 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, पहले मैंगनीज को बैलेंस करेंगे, मैंगनीज बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ कितनी ऑक्सीजन, यहाँ 2 है,
यहाँ 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो अभी अभी बताया था ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर के, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब यहाँ हाइड्रोजन आ गए, तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, दूसरी तरफ जल के अणु जोड़ देते, तो इधर 4 H2 और इधर अगर आपने 4 जल के अणु जोड़े हैं तो उतने ही दूसरी तरफ OH आयन जोड़ दें। एक बार के लिए तो आप यहां तक लिख लो MnO4 माइनस, ये इधर पक्षांतरण होगा तो 2 H2O बच जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, MnO2 और 4 OH माइनस। परमाणु आपके बैलेंस हो चुके हैं अगर आप ध्यान से देखोगे। अब मुझे चार्ज बैलेंस करना है, इधर तो है नेगेटिव का 4 और इधर है नेगेटिव का 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 3 आपको इलेक्ट्रॉन, अब हो गया इधर भी -4 और इधर भी कितना हो गया आपका -4 हो गया, आगे होगा सब। अब क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को आपको जब बैलेंस करना है तो मुझे इन दोनों इक्वेशंस की मदद लेनी पड़ेगी, और मैंने क्या कहा, इस तरीके से गुणा करना है दोनों इक्वेशंस को, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। तो इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन लाने हैं तो इधर भी 6 लाने पड़ेंगे, तो इस इक्वेशन को तो 3 से और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जब इसको 3 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो रहा 6i माइनस, तो किससे करना है, 3 से, 3 दूनी 6, 3i2 और 6, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 4 जल के अणु 2 MnO2 और 8 OH माइनस। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, इधर रह गया मेरे पास 6i माइनस 2 MnO4 माइनस 4 जल के अणु, इधर मेरे पास रहा 3i2 2 MnO2 और 8 OH है। ये सरल रेशियो में नहीं बदल सकते, 2 का भाग सब में थोड़ी जाए। अब आप देखो क्या पूछ रहा है, मेरे पास i माइनस कितने हैं, 6, ये तो गलत हो गया। पूछ रहा है MnO4 माइनस कितने हैं, MnO4 माइनस है मेरे पास 2, और वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबको अब तो अच्छे से पता है कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है, अक्रिय युग्म प्रभाव है, नाम से ही पता चल रहा है कि पी ब्लॉक के तत्वों में जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो लैंथेनाइट संकुचन के कारण NS के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं। अक्रिय का मतलब है अक्रिय युग्म, एक पेयर ऐसा होगा जो बंध बनाने में भाग लेना बंद कर देता है, वो अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। और अक्रिय युग्म प्रभाव आप सबको पता है मेनली कौन से ब्लॉक का कैरेक्टर है, पी ब्लॉक का कैरेक्टर है, और ये वर्ग संख्या 13, वर्ग संख्या 14 और वर्ग संख्या 15 में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका इनर्ट पेयर इफेक्ट मेनली किसकी प्रॉपर्टी है, पी ब्लॉक। अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक तरीका बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, आगे तक जाने की जरूरत, मुझे बंधक्रम पता चल जाता। अगर किसी अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है तो बंधक्रम 1 होता है, 10 वाले में 1, 11 वाले में 1.5, 12 वाले में 2, 13 वाले में 2.5 और 14 वाले में 3, फिर घटता है 2.5 और 2। अब पहला ऑप्शन है N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा है। तो N2 प्लस का मतलब हो गया 7 दूनी 14, जैसे एक गए 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन का बंधक्रम 2.5, और N2 माइनस 7 दूनी 14 और 1 15, बंधक्रम 2.5, इसका मतलब ए सही है। एक सही है, एक सही है, एक सही है, ये हो नहीं सकता।
C2-2 प्रतिचुंबकीय है, तो आपको बता चुका जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम में होती है वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो 6 दूनी 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन सम में है, इसका मतलब प्रतिचुंबकीय, इसका मतलब 2 तो सही है, 2 तो सही है। O2 प्लस की बंध लंबाई, O2 प्लस की मतलब एक बात तो क्लियर है, एक भी सही है और दो भी सही, तीन को चेक कर ले। O2+2 की बंध लंबाई O2 प्लस की बंध लंबाई से अधिक है। तो आप सबको एक चीज पता है कि बंध क्रम और बंध लंबाई एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर आप देखेंगे जो हमारा O2+2 है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बंध क्रम तो हुआ 3, देखो ये, और O2 प्लस का बंध क्रम है 2.5, क्योंकि इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बंध क्रम कम है, तो इसकी बंध लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। जबकि ये उल्टा कह रहा है कि O2+2 की बंध लंबाई O2 प्लस से ज्यादा है, तो ये बात गलत है। इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, केवल 1 और 2। चेक कर लिया करो, चेक करने से पहले वो यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु पर 2 लोन पेयर हैं वो आपको इन चारों में चुनना। सबसे पहले BRF5 की बात करें तो आप सबको पता है जो हमारा ब्रोमीन परिवार है वो हैलोजन परिवार है, और इसके भाइतम कोश 7 इलेक्ट्रॉन, और आपको दिख रहा है कि 7 में से 5 ने तो बॉन्ड बना लिए, स्थिति यानी BRF5 में अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन पर हमें एक जोड़ी लोन पेयर दिखाई। ClF3 में अगर आप देखोगे तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि BRF5 में तो हमें एक जोड़ी लोन पेयर मिल रहा है। इसी से पता चल रहा है पहला और तीसरा आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता। ClF3 अणु सबको पता होगा, एग्जामिनर कई बार पूछ चुका है, इसकी शेप टी शेप होती है, और आप सबको पता है क्लोरीन हैलोजन है तो इसके भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, और हर के साथ आपको दिख रहा है 3 फ्लोरीन। आपको जो बात सही है कि ClF3 पर 2 जोड़ी लोन पेयर होंगे, और आंसर सेकंड तो ऐसे ही पता चल रहा है ये होंगे। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में आप सबको पता है जीनॉन इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस के भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, जिनमें 4 फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में भी 2 जोड़ी लोन। SF4 यहां दिख रहा है कि सल्फर की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ने तो बॉन्ड बना लिए, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन रहे, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक जोड़ी लोन, तो इसीलिए इसका आंसर क्या रहा। वेस्पर थ्योरी पर क्वेश्चन पूछा गया सेकंड ग्रेड 2018 में कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन का क्या ऑर्डर होता है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर में, उससे कम रिपल्सन होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर में। इसीलिए 67 का आंसर 1 रहा। ये हो नहीं सकता। ये तो ठीक है कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये गलत है, बॉन्ड पेयर में इससे कम होता है, बॉन्ड पेयर में तो सबसे कम होता है। क्वेश्चन करते समय आंसर को चेक किया करो, बॉन्ड पेयर में तो सबसे ज्यादा होता ही नहीं है, ये तो गलती हो गया। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी सबसे ज्यादा नहीं होता, सबसे ज्यादा लोन पेयर में होता है, इसीलिए इसका आंसर बन रहा है। यहां आपको 4 कंपाउंड दे दिए, BRF4 माइनस XCFC और एंटीमनी का कंपाउंड दे दिया, और आपसे कहा कि आपको यह बताना है इनके सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर। अब आप सबको पता है ब्रोमीन हैलोजन है, और हैलोजन के भाइतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब 1 और आ गया, तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ मुझे 8 इलेक्ट्रॉनों में से 4 जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लिया क्लोरीन के साथ, तो इसके पास 2 जोड़ी लोन पेयर रह जाते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी यहाँ तो 2 लोन पेयर आए। जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो जीनॉन आप सबको पता है इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस के भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें से 6 ने बॉन्ड बना लिए। दिख रहा है कि जो हमारा जीनॉन हेक्साफ्लोराइड है उस पर 1 जोड़ी लोन पेयर आएगा, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता आंसर, 2 1 2 1 इन दोनों में से। अब ये एंटीमनी नाइट्रोजन परिवार में आता है। नाइट्रोजन परिवार के भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, -3 का मतलब 3 और आ गए, तो ये 5 और 3 8 हो गए, 8। अब 8 में से जो 6 तो बॉन्ड के काम आ गए,
तो 2 रह गए, 2 का मतलब एक जोड़ी लॉन पेयर रह गया, तो इसीलिए इसका आंसर कट रहा। इनऑर्गेनिक बेंजीन कौन सी है? लास्ट टेस्ट में भी दिया था, बताया था बोरेजोल, बोरेजीन, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। B3N3S6 आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन कहलाती है, क्योंकि ये बेंजीन के बराबर इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है 45, और साथ ही साथ अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई। वापिस रिपीट हो गया वही क्वेश्चन डाइबोरेन के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया था कि जो ये डाइबोरेन है, एकमात्र हमारे कोर्स में डाइबोरेन ऐसा है जिसमें केला बॉन्डिंग है, जिसमें कदली बॉन्डिंग है डाइबोरेन, और अच्छी तरीके से बता चुका कि डाइबोरेन में बनाना बॉन्डिंग है, डाइबोरेन में कदला बंदिंग है, कदली बंद है, और साथ ही साथ बता चुका इस समय प्रत्येक बोरॉन पर sp3 संकरण रहता है, sp नहीं sp3 संकरण और बनाना बॉन्डिंग। आपको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सेकंड ग्रेड 2020 में क्वेश्चन आया, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। आप सबको पता है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की जो आकृति होगी वो कैसी बनेगी। ये जीनॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से 4 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, 4 तो सिग्मा बंद हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, तो स्टेरिक नंबर 6 आ रहा है। 6 का मतलब ये हो गया इसमें संकरण होगा sp3d2, वर्गाकार द्विपिरामिड, ज्यामिति वर्गाकार द्विपिरामिड। ये जीनॉन 4 फ्लोरीन जोड़ दिया आपने, 1 लॉन पेयर ऊपर लगा दिया, 1 लॉन पेयर नीचे लगा दिया, तो इसकी आकृति तो वर्गाकार समतली है क्या? हाँ, तो फर्स्ट का आंसर सेकंड होना। बस इतने में ही आपका काम हो गया था, फर्स्ट का आंसर सेकंड, केवल 4। ये जो BRF5 है इसकी स्ट्रक्चर IF5 जैसी, BRF5 की, BRF5 जो है इसकी स्ट्रक्चर IF5 जैसी है, तो इसकी स्ट्रक्चर है वर्ग पिरामिड। ClF3 सबको पता है इसकी शेप टी शेप होती है, और SF4 कितनी ही बार पूछा जा चुका, इसकी शेप शीशा या ढैकुली है। वापिस क्वेश्चन रिपीट हुआ S ब्लॉक का। कल ही बताया था जनरली वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम में पोटेशियम की बजाय सोडियम का घनत्व ज़्यादा होता है। रीजन बता चुका है, ऐसा पोटेशियम के असामान्य आकार होने के कारण होता है, इसीलिए 72 का आंसर हमारे क्या रहा? 1 रहा। वापिस रिपीट हुआ है, इनमें से वो कौन सा कार्बोनेट है जो गर्म करने पर ऑक्साइड नहीं देगा? तो मैंने आपसे कहा था वो कार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिसके साथ मेटल बड़े आकार की, मैग्नीशियम, लिथियम और पोटेशियम एस ब्लॉक के एलिमेंट, ये साइज में डी ब्लॉक के एलिमेंट से बड़े होते हैं। जिंक छोटा है और एस ब्लॉक के एलिमेंट बड़े होते हैं। और पहले ही बता दिया वो कार्बोनेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है जिसके साथ मेटल बड़ी साइज की जुड़ती है। तो लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम से बड़ा पोटेशियम, इसीलिए इसका आंसर पोटेशियम कार्बोनेट। कॉम्प्लेक्स निर्माण की टेंडेंसी किसमें होगी? जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए शर्त यह है कि जो धनायन का आकार है वो छोटा होना चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में Li+ का आकार सबसे छोटा है, इसीलिए इसके अंदर कॉम्प्लेक्स निर्माण की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। संकुल निर्माण की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा उसी धातु आयंस के अंदर होती है जिसमें धनायन का आकार छोटा हो, क्योंकि धनायन का आकार अगर छोटा होगा तो वो लिगैंड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, इसीलिए इसका आंसर हो रहा। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, अगर बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? तो जो ये नाइट्रिक एसिड है ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये बेरिलियम और एल्युमिनियम के चारों ओर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देता है, और उसके बाद बेरिलियम और एल्युमिनियम इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना है, बता चुका, पिछले टेस्ट में भी दिया था कि सेकेंडरी वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। वैसे जनरली क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर आयनिक कंपाउंडों की विलेयता बढ़ती है, लेकिन ये एक्सेप्शनली है कि सेकेंडरी वर्ग के सल्फेट की विलेयता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
घटती है, इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी, MgSO4 की, उससे कम किसकी होगी, कैल्शियम सल्फेट की, उससे कम किसकी होगी, स्ट्रांशियम सल्फेट की, और सबसे कम किसकी, बेरियम सल्फेट। पहले ही बता दिया, लिथियम सेकंड ग्रेड में पूछा गया, सेकंड ग्रेड 2011 में लिथियम किससे विकर्ण संबंध दिखाता है, तो लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दिखाता है। लिथियम ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। अलग अलग ग्रुप के होने के बावजूद भी गुणधर्मों में समानता मिलती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो Li+ और Mg+2 है उनकी आयनिक त्रिज्या लगभग कैसी होती है, समान होती है। तो समान विद्युत ऋणता नहीं, आवेश त्रिज्या अनुपात भिन्न भिन्न होता है, ये भी नहीं, आयनीकरण ऊर्जा भी अलग अलग होती है, लेकिन दोनों की जो आयनिक त्रिज्या है वो लगभग समान होती है Li+ और Mg+2 की, इसीलिए ये विकर्ण संबंध दिखाता है। वापस वही क्वेश्चन आ गया, वो कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है जिसके साथ मेटल्स बड़ी साइज की जुड़ी हो। ये सेकेंड डे वर्ग के कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कैल्शियम, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेटा मांगे कन्या सर बाप रोए। तो आप सबको पता है यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम छोटे आकार का, इसीलिए स्टेबल नहीं हो। वो कार्बोनेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जिसके बड़ी साइज की जुड़ी। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल होगा स्ट्रांशियम कार्बोनेट, और स्ट्रांशियम कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल बेरियम कार्बोनेट। बार बार क्वेश्चन आ गया, पिछले टेस्ट में भी दिया, BF3 BCl3 BBr3 बोरोन के ट्राई हैलाइड है। याद करेंगे BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग हो जाती है, परिणाम स्वरूप बोरोन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी नहीं रहती, इसीलिए BF3 से ज्यादा बेसिक BCl3 होता है और BCl3 से ज्यादा BBr3 होता है, इसीलिए इसका आंसर हट गया। देखिए चारों को अच्छे से चेक करके आंसर करना। बता दिया कि वर्ग 16 के जो एलिमेंट हैं वो चाल्कोजन कहते हैं, एकमात्र पोलोनियम को छोड़ दीजिए। उसका कारण मैंने आपको कहा था, चाल्कोजन का मतलब होता है अयस्क बनाने वाले। ज्यादातर जो अयस्क है वो हमें ऑक्साइड या सल्फाइड फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए इसे चाल्कोजन कहा जाता है। चाल्कोजन का मतलब है अयस्क बनाने वाला। उम्मीद करता हूं सभी को सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और प्लीज सॉल्यूशन समझ में आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।